एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो चलिए शुरू करते हैं। कचरा संग्रहण एवं निपटान। हम अपने घरों, विद्यालय, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। जैसे अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल हम इन्हें दुकानों से खरीदते हैं। प्राय प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीन के पैकेट होते हैं। देखो, जैसे कि हमें अगर कोई भी वस्तु खरीदनी है तो उसको हम दुकान पे जाएंगे, वहां से सामान खरीदेंगे। उसको पैक करने के लिए किसी भी प्रकार के हमें पॉलीथीन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। पेपर के अंदर जो भी वस्तुओं की बिक्री होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो इस बिक्री के कारण क्या होता है, जब प्लास्टिक की ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगी तो प्लास्टिक क्या होती है, जो भी पैकिंग की प्लास्टिक होती है वो बाद प्रयोग नहीं की जाती। तो ये क्या है, एक प्रकार का कचरा उत्पन्न करते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। प्राय सार्वजनिक स्थलों पर बसों एवं रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता है। जैसे कि बहुत से बच्चों को आदत होती है कि मजे मजे में पेंसिल छीली, छील के फेंक दी, फिर छीली, फिर से फेंक दिए। उनको कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मजे के लिए इस प्रकार के कचरा फैलाते रहते हैं। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख सकते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तो हम उस पेपर को ही फाड़कर फेंक देते हैं। जैसे कि कोई पेपर हमारा खराब हो गया लिखते हैं तो उस पेपर को फाड़ेंगे, फेंक देंगे, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार का कचरा ही हो गया। इसी प्रकार जैसे कि पुराने टूटे फूटे जूते चप्पल होते हैं उनको भी हम घर से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि ये सारा का सारा कचरा जाता कहाँ है, अगर कोई भी कचरा नहीं उठाया, हमने कचरा फेंका, बाहर इकट्ठा हो गया, फिर फेंका, फिर बाहर इकट्ठा हो गया, तो कितना लंबा ढेर लग जाएगा, ये एक सोचने का विषय है। तो क्या होता है कि जितना भी कूड़ा होता है घर के बाहर जो हम फेंक देते हैं कूड़ेदान से, उसको कहाँ पर जाकर इकट्ठा किया जाता है, तो ये कूड़ा कहाँ चला जाता है या फिर इसका क्या होता है, कभी सोचा है? क्या ये संभव है कि सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थ में बदल दिया जाए जिसमें हमें कोई हानि न हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार का कुछ योगदान दे सकते हैं? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों को खोजने का प्रयास करेंगे। पहली एवं बूझो के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना पहली और बूझो के स्कूल में एक परियोजना होती है, एक क्रियाकलाप करना होता है जिसमें एक टॉपिक लिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर सभी बच्चों को कार्य करना होता है। तो जो परियोजना थी उसका नाम था कचरे का निपटान। तो कचरे का निपटान के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातों को सीखा। उन सभी बातों को हम इस अध्याय में आपको भी सिखाएंगे। कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। मतलब जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, जितना भी कचरा होता है उन सबको वहाँ पर ले जाकर भर देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इनको क्या कहते हैं, भराव क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे को पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उन जहाँ पर ये भराव क्षेत्र होते हैं उनमें से जितना भी काम का कचरा होता है उसको एक साइड हटा लेते हैं, जिसका मतलब रिसाइकल कर सकते हैं, और जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता उसको अलग कर लेते हैं। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं तथा अगले लगभग 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन का निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव को निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि जितना भी हमारे काम का कचरा नहीं होता उसको मिट्टी से ढककर वहीं पे क्या बना देते हैं, कोई भी खेल का मैदान है फिर पार्क बना देते हैं। वहाँ पे कोई भी भवन का निर्माण इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि भराव के अंदर कचरा भरा हुआ है, वो कचरा सड़ सकता है, टूट सकता है, तो जिसकी वजह से नींव मजबूत नहीं बनेगी। तो ऐसे स्थानों पर अक्सर पार्क बनाए जाते हैं जहाँ पर नींव की आवश्यकता नहीं होती। और जितना भी हमारा यहाँ पर कंपोस्ट बनने लायक कचरा होता है उसको क्या करते हैं, अलग जगह पर रख देते हैं। तो कंपोस्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं कि कंपोस्ट क्या होता है। क्रियाकलाप नंबर 1, अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए, फिर इसे 2 समूहों में पृथक कर लीजिए और इनमें इस प्रकार वस्तुएं हो। तो हमें क्या करना है, जितना भी हमारे घर के आसपास का कचरा होगा उसको 2 समूह में हमें वर्गीकृत कर लेना है। तो समूह 1 में हमें कुछ चीजें रखनी है, जैसे कि रसोई घर का कचरा जिसके अंदर फल सब्जी के छिलके, अंडे के खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय पत्ती, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां, कागज, थैलियां, इस तरह के समूह होने चाहिए। तो मतलब क्या क्या चीजें रखनी है जिनको डिकम्पोस्ट किया जा सकता है। और समूह 2 में कपड़ों के टुकड़े, पॉलिथीन की थैलियां, टूटा हुआ कांच, एल्यूमिनियम के रैपर, कीले, पुराने जूते, टूटे खिलौने, मतलब ऐसी चीजें जिनको कंपोस्ट नहीं बनाया जा सकता, फिर जिनकी खाद नहीं बन सकती, वे हमें समूह 2 में रखना है। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए। इन्हें A, B, C, D से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी को
प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों से भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों को दूसरे ढेरियों से पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, देखो जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, हमें जितने भी अलग अलग प्रकार के कचरे हैं इनको ABCD में डिवाइड करके इनको अलग अलग गड्ढों में भर देना है तथा भरने के बाद क्या करना है, इनको ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। इन्हें मिट्टी से ढकने के लिए हम गड्ढों के स्थान पर कुछ गमलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उससे कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे में पूर्ण विघलन हो गया है। विघलन मतलब कि उसका पूर्णतः विघटन हो गया है, वो अपने प्रारंभिक अवयवों में टूट गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2-2 दिन के अंतर पर इसका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों के सुझाव अपनी पुस्तिका में नोट कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें चारों गमलों को क्या करना है, थोड़े थोड़े दिन के बाद उनको देखना, उनकी मिट्टी हटा करके अंदर का रंग परिवर्तित हुआ है अथवा नहीं, और उसको जो भी हमारा आएगा उसको मेन क्वेश्चन के अनुसार उनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखने। आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्ण विगलित है, परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी ढेर में कचरे का विघलन हुआ अथवा किसमें नहीं, ये हमें पता लगाना है तथा इसको सारणी 16.1 में भरना है। यहाँ पर जिसका हुआ, जैसे कि ऊपर के 4 ऑप्शन दिए गए थे, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से या फिर पूर्ण रूप से विगलित नहीं हुआ, उनको 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद, 4 हफ्ते के बाद देखकर हमें यहाँ पर हाँ या ना का निशान लगाकर अपनी सारणी को भरना है। यदि कचरा पूर्णतः विघलित हो गया तो उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो इसे मृदा में मिला दे तथा यह एक प्रकार के खाद का कार्य करेगा। इसको किसी भी पौधे में या फिर गमले में हम इसको डाल सकते हैं। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीजें विघलित हो जाती है या फिर विघटित हो जाती है जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधे के लिए किया जा सकता है। कुछ पदार्थों को विघलित और खाद में परिवर्तित होने के प्रयोग को क्या कहलाते हैं, कंपोस्टिंग कहलाता है। तो जो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी कंपोस्ट बनता है या फिर कोई भी पदार्थ खाद में परिवर्तित होता है, इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे एकत्र करने के लिए कूड़ेदान रखती है। तो इनमें क्या होता है, एक हरे रंग का कूड़ेदान होता है और एक क्या होता है, नीले रंग का। नीले रंग के कूड़ेदान में अक्सर वे वस्तुएं रखी जाती है जिनको हम कंपोस्टिंग नहीं कर सकते, फिर जिनका कंपोस्ट नहीं बना। तो गड्ढों में वे वाली चीजें जिनका कंपोस्ट नहीं बना था, जैसे कि प्लास्टिक का टुकड़ा होगा, जैसे कोई कांच का टुकड़ा होगा हमारा, या फिर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा होगा, कोई चमकीले कागज होंगे जिनको कंपोस्ट नहीं बनाया जा सकता, उनको हम क्या करेंगे, उनको नीले उसमें डालेंगे, नीले कूड़ेदान में डालेंगे। और जो वस्तुएं जिनको हम कचरा बना सकते हैं या फिर जिस कचरे को हम कंपोस्ट बना सकते हैं, जैसे कि हमारा रसोई घर का बचा हुआ खाना हो गया या फिर जितना भी हमारे खाने वाने की चीजें होगी, कागज हो गया, इनको हम कंपोस्ट बना सकते हैं। सूखी पत्तियां वगैरह को, इनको हम हरे कूड़ेदान में डालते हैं। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे को देखा है? बहुधा इन्हें क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। बहुत सी जगहों पे जहाँ पे भी ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं या वहाँ पे क्या होता है, पत्तियों के ढेर लग जाते हैं, सूखी हुई पत्तियों के, तो प्राय क्या करते हैं, इनको जला दिया जाता है। किसान भी कटाई के पश्चात खेतों की सूखी पत्तियों को या फिर जो भी पादप अपशिष्ट होते हैं इनको जलाने का कार्य करते हैं। इनसे निकलने वाली जो भी हानिकारक जो वो गैसें होती है वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, धुआं होता है, जहरीली गैसें बनती है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों का उपयोग कंपोस्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली एवं बूझो द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण के विचार इस प्रकार हैं। बूझो ने अपने नोटबुक में लिखा, पत्तियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहली ने अपने नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। वास्तव में पहली का तात्पर्य चोरी नहीं बल्कि कानूनी अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बना। फिर आता है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। हम पौधे को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपनी भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में अगर बात आई गई है तो जो हमने केंचुए के बारे में सुना होगा, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। आइए पता लगाते हैं कि कौन सी प्रजाति ऐसी है जो किसानों के मित्र का कार्य करती है या फिर जो कोई कंपोस्ट बनाने का कार्य करती है। इसको कहा जाता है लाल केंचुए। लाल केंचुए कंपोस्टिंग में कैसे उपयोग होता है? लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृमि पोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप नंबर 2, इसके लिए हमें क्या करना है, मैदान में हमें लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना है। गड्ढे के नीचे हमें कोई जाली लगा देनी है, लोहे की जाली लगा देनी है,
जाली के ऊपर हमें कोई भी ऐसा पदार्थ रखना है जिसका हमने पहले कंपोस्ट बनाया था, जैसे कि हम रसोई घर का बचा हुआ खाना रख सकते हैं, या फिर हम अखबार के टुकड़े रख सकते हैं, कोई गत्ता रख सकते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको कंपोस्ट बनाया जा सके हमें उस स्थान पर रख देनी है। वहाँ पर गोबर भी रखा जा सकता है। फिर हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें जो भी प्रयोग करने हैं, सारे के सारे जो कंपोस्ट बनने वाले पदार्थ है उनका प्रयोग करना है। कोई भी चमकीले कागज, प्लास्टिक का टुकड़ा, कांच इत्यादि का प्रयोग हमें इसको भरने के लिए नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, परत बिछाने के बाद कुछ जल का छिड़काव करके जो भी हमने ऊपर कंपोस्ट की या फिर कंपोस्ट बनने वाले पदार्थ की परत बिछाई थी उसको नम बनाए रखना है। और ध्यान रखिए कि जल हमें इतना अधिक नहीं देना कि वो बहने लगे, सिर्फ कुछ छिड़काव भी हमें जल का बनाना है इसके ऊपर। अपशिष्ट की परत को दबाना नहीं है, इसे पोला ही रहने दे। पोला मतलब कि भुरभुरा ही रहने दे, ताकि इसकी परत में पर्याप्त मात्रा में वायु व नमी बनी रहे। जो अब गड्ढा बन गया है वो लाल केंचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें आप बोरी के गड्ढे में भर दीजिए। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी या फिर पुरानी चादर या घास के हल्के से परत से इनको ढक दीजिए। आपके लाल केंचुए का भोजन चाहिए। आप इन्हें फल, सब्जी के अपशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत के बगीचे की खरपतवार इत्यादि दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखें, अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस व दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को केंचुए को न दे, क्योंकि इन पदार्थों को केंचुए पचा नहीं पाते। इन वस्तु को गड्ढे में डालने से उनमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगेंगे। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहे तथा इनके ऊपर की सतह को हिलाते रहे। तो क्या करना है, थोड़े थोड़े दिन के बाद हमें इस गड्ढे को हिलाते रहना है तथा इसके अंदर और पदार्थ इस तरह के डालते रहने हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिन्हें गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करती है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीप का चूरा आहार के साथ मिला दे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के लगभग आहार खा सकता है, मतलब जितना उसके शरीर में वजन होता है इतना वो एक दिन में खाना खा सकता है। अगर जैसे कि कोई 10 ग्राम का केंचुआ है तो फिर वो 10 ग्राम भोजन खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो 1 महीने में उनकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानी पूर्वक परीक्षण करते रहे। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब उनका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। तो क्या पोला पदार्थ क्या होता है? जो भी भुरभुरी मिट्टी होती है। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जितना भी हमने वहाँ पर वेस्ट मटेरियल डाला था खाने का, पीने का, तो वो कुछ समय के बाद मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो मिट्टी जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा है वो क्या है? केंचुए की बनी हुई खाद है। फिर इसको केंचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जिसको आप अपने गमलों में या फिर अपने पेड़ पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कर्मी अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। कुछ भाग के खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। तो हमें क्या करना है, जैसे खाद निकालने के लिए अगर हम सीधा सीधा खाद को निकालने लगेंगे तो हमारे केंचुए भी साथ में निकल के आएंगे। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, गड्ढे के किनारे किनारे पर हमें कुछ खाने की वस्तुएं डाल देनी है तथा कुछ समय के लिए छोड़ देना है। फिर उसका जो बीच वाला कंपोस्ट वाला इलाका है उसमें से हमें कंपोस्ट निकालकर उसको धूप में सुखाना है तथा सूखे हुए कंपोस्ट को हम अपने पेड़ पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि है। आप इनका उपयोग अधिक कंपोस्ट बनाने में पुनः कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने से क्या होता है, बहुत सारे धन की बचत होती है, क्योंकि उन्हें महंगे रासायनिक उर्वरक व खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर में कितना कचरा फेंका जाता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर लगा सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्रित कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं? यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा ले तो क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा?
जैसे कि अगर किसी के घर में हो सकता है कि वह बाल्टी 2 दिन में भर जाए, किसी के घर में हो सकता है 3 या 4 दिन में भर जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि वो बाल्टी जरूर भरेगी। तो कुछ समय के बाद हम क्या है, कचरे को एकत्र कर करके एक बाल्टी भर देते हैं। अगर एक घर में एक बाल्टी भरी, 2 घर में 2 भरेगी। इसी तरह एक पूरे के पूरे मोहल्ले में कितनी सारी बाल्टियां भर जाएगी, या फिर पूरे के पूरे जिले में, नगर में कितनी सारी बाल्टियां कचरे इकट्ठा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कचरे के पहाड़, एक दिन में एक मोहल्ले से कचरे का पहाड़ भी बन सकता है। क्या ऐसा नहीं है? अगर हर किसी के घर से एक कचरे की बाल्टी निकलती है तो पूरे एक छोटी सी पहाड़ी बन जाती है। पूरे एक अगर प्रदेश को ले लो तो वहां से पूरा एक पहाड़ कचरे का बन सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी निकटवर्ती आपके कचरे का कूड़ा घर होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो कितना बड़ा इलाका है, थोड़े दिन में ये भर जाता है। अगर इसको खाली ना किया जाए तो इसके बाहर भी कूड़ा कचरा एकत्रित होना शुरू हो जाता है। आइए अब हम ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाने का बहुत शौक है। अब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता क्योंकि वो अनजान है कि इससे कचरा फैल रहा है। एक बार नानू अपनी माँ के साथ मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुरानी चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों के फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलिथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित हो गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से भी डायरी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही है? यह लेप क्या है? यह नानी ने बताया, यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी व कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने यह उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही है? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझे सिखा? नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? नानू ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई तथा वह बाहर खेलने के लिए भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़कर वायुयान बनाने में ही रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलें से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे क्योंकि उसको कागज की एयरप्लेन बनाने में ज्यादा ही मजा आता था। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने के उपयोग किए हुए कागजों को एकत्रित कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी नहीं सुनता था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से उन्हें एक पॉलिथीन के थैले में रखने के लिए कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलिथीन की थैली न देकर कागज की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीजों जैसे टॉफी और बिस्कुट भी खरीदे। इसे इन सभी चीजों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलिथीन देने के लिए तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने के लिए कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने पर दुख हुआ। किसी प्रकार वह सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटे के साथ अपने घर चले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टी समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। कचरा बीनने वाले मतलब जो कचरा कूड़ा उठाते रहते हैं। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भी चढ़ाना छोड़ दिया था। पहले क्या था कि जो भी कचरा उठाने वाले बच्चे होते थे उनको देखकर वो नाक चढ़ा लेता था, लेकिन अब उसने ऐसा करना छोड़ दिया था क्योंकि वो उसकी गलती नहीं थी। वो कचरा फैलाने वालों की गलती थी, उठाने वालों की गलती नहीं होती है। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा या फिर कचरा उठाते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देख और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं।
कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए उस कचरे का क्या करते हैं, वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। तो इस बारे में हमें उनसे पूछकर पता लगाना है। क्या वह अथवा उसका कोई मित्र विद्यालय जाता है? यदि नहीं तो उसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चन के हमें जवाब ढूंढने हैं। क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुएं, प्लास्टिक जैसी थैलियों, पुरानी नोटबुक को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उनसे बात करके पता कीजिए कि वह इस कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखिए। ठीक है, तो भी सीख सकते हैं नए कागज बनाना। कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागजों का उपयोग मत कीजिए। इनके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप एक बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा रबड़ के टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डूबा रहने दें। अब इसे भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे से ठोकिए। जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए। इससे लुगदी का अधिक से अधिक जल निकल जाएगा। अब लुगदी की इस परत को सावधानी पूर्वक फ्रेम से अलग करके इसे पुराने समाचार पत्र पर रख कर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे कि वे मुड़ न सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाला रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां अथवा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, कागज बनाने के लिए हमें क्या करना है। कागज की लुगदी बनानी है। लुगदी बनाने के लिए कागज के जितने भी पुराने कागज के टुकड़े थे, मैगजीन के, अखबार के या पुरानी नोटबुक थी, उनको हमें एक दिन के लिए भिगो कर रख देना है। भिगोने के बाद उसको पीस लेना है। पीसने के लिए हम मिक्सी की सहायता ले सकते हैं। और जैसे इसका गीला गीला घोल तैयार हो जाएगा, उस घोल को हमें किसी छलनी या फिर फ्रेम के अंदर से निकालना है। जितना भी छलनी के ऊपर रह जाएगा उसको हमें ऐसे हिला हिलाकर उसको एकसार कर लेना है तथा उसका जैसे ही पानी निकल जाए, पानी निकलने के बाद जो कागज की मोटी परत बनेगी उसको पुराने न्यूज़पेपर के ऊपर हमें सुखा देना है। जैसे ही वो सूख कर तैयार हो जाएगा, हमारा पेपर तैयार है। इस कागज को सुंदर बनाने के लिए जिस समय वो गीला होगा उसी समय इसमें रंगीन कागज के टुकड़े या फिर सूखे फूल, पत्ती आदि डालकर सुंदर पैटर्न तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पुनः चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं? ये भी एक सोचने वाला विषय है। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। जैसे कि अगर देखा जाए, जितने भी हमारे कुरकुरे, चिप्स या जितना भी पैकेट वाला फूड होता है, वो अगर प्लास्टिक न हो तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन प्लास्टिक में पैक होने की वजह से वो हमारा कई वर्षों तक भी खराब नहीं होता है। लेकिन जब तक वो उसके अंदर है तो प्लास्टिक क्या है, हमारे लिए वरदान है। लेकिन जैसे हमने पैकेट को फाड़ दिया और पैकेट को हमें कचरे में फेंक दिया, तो वो क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक वहां से कभी भी खत्म नहीं होगी। और इसी तरह से क्या होता है, प्लास्टिक के इसी प्रकार के कचरे का ढेर लगता चला जाता है, तो वो क्या है, एक प्रकार का अभिशाप बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन सी चीज ज्यादा सही है, वरदान या फिर अभिशाप। कुछ प्रकार की प्लास्टिकों को पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार की प्लास्टिकों को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलिथीन की थैलियां एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं हुई है, फिर जो गलती नहीं है। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलिथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक की बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं, जैसे कि खिलौने हैं, जूते हैं, थैले हैं, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल, जल का पाइप, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि मतलब लंबी सूची बन जाती है अगर प्लास्टिक की वस्तुओं का हम सूची बनाने लगे। तो देखो, अगर हम अपने चारों तरफ भी देखें, फिलहाल अगर तुम कहीं पे भी बैठे हो, वहां पे अपने चारों तरफ घूम के देखो, तुम्हें प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे जाएगी। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है
जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं, मतलब कि हम इसका उपयोग करते हैं तथा इसको फेंक देते हैं और ये नहीं सोचते कि जितना भी कूड़ा है इसका हमें कुछ करना भी है, तो इससे क्या होता है, हमारे चारों ओर गंदगी इकट्ठी होने शुरू हो जाती है और इसके दुष्प्रभाव तो हम जानते ही हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियां खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों को पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जितने भी प्लास्टिक की थैली होते हैं उनको क्या किया जाता है, भोजन को पैक करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर जो गर्म भोजन पैक किया जाता है उससे क्या होता है, उसके अंदर हानिकारक केमिकल्स आ जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका हो। कभी कभी कचरा बीनने वाले द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। अनुमोदित मतलब जिसका पहले प्रयोग न किया गया हो, बिल्कुल नई प्लास्टिक की थैली, क्योंकि अगर हमने किसी पुरानी या फिर गंदी थैली के अंदर भोजन का संग्रहण करेंगे तो क्या होगा, वो भोजन सड़ जाएगा। सभी प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस से मुक्त करती है। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घरों के कचरों को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियां बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो प्लास्टिक की थैली है हमने तो घर से बाहर फेंक दी है, फिर कूड़े में ना फेंक कर ऐसे सड़कों पर फेंक, सड़कों से या हवा के द्वारा या फिर वाहनों के द्वारा क्या की जाती है, साइड वाली नालियों में नालों में चली जाती है। जब बहुत सारी इस तरह की थैली एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, पानी बहना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नाला रुक गया है, फिर नाली हमारी बंद हो गई, इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी समस्या भी इन प्लास्टिक के कारण हो सकती है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग करें, जहां तक संभव हो बिना किसी दुष्प्रभाव के इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्या है कि एक तो प्लास्टिक की थैलियों का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रयोग कर भी लिया है तो उनका दोबारा प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कोई हमारी सामान की ऐसी थैली जो बिल्कुल साफ है तो उसका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने के लिए आग्रह करना चाहिए तथा खरीदारी के लिए घर से थैला लेकर जाना चाहिए। वह थैला कहीं का होना चाहिए, कपड़े या फिर जूट का बना होना चाहिए। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग न करें, इतना भी हमें प्रयास करना चाहिए। हमें उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर फेंकने से बचना चाहिए। प्लास्टिक की थैली और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम कचरे की प्लास्टिक की थैलियों में न भरकर हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरें तथा उन्हें बाहर भी न फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट को विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं। कागज को हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, दोबारा से कागज बना सकते हैं। हमें कागज के दोनों ओर लिखना चाहिए तथा रफ कार्य के लिए हमें स्लेट का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि स्लेट पर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको दोबारा से मिटाकर वापस से प्रयोग किया जा सकता है। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए। मतलब जितनी भी हमारी बची हुई कॉपी के पेजेस होते हैं उनको हमें रफ कार्य के लिए प्रयोग कर लेना चाहिए। हम अपने परिवार मित्रों एवं अन्य व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्लास्टिक के जरूरत से ज्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा उसकी चर्चा कीजिए। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उनसे छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर पाठ के कुछ प्रमुख शब्द। अपशिष्ट, अपशिष्ट या फिर अवशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे बचे हुए फिर हमारे कार्य में नहीं आते। जैसे कि हमने पानी की बोतल पी ली, जो खाली बोतल बची वो क्या है, एक प्रकार का अपशिष्ट है।
फिर आता है कचरा। कचरा कोई भी ऐसी वस्तु होती है फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हम फेंक देते हैं, हमारे प्रयोग में नहीं होते, उसको हम कचरा कहते हैं। भराव क्षेत्र। भराव क्षेत्र ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों को या फिर कचरे को भरा जाता है। कंपोस्ट। कंपोस्ट होता है जो भी हमने अपशिष्ट पदार्थों को हमने खाद में परिवर्तित कर दिया, वो हमारा कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट। लाल केंचुए के द्वारा बनी खाद की जो प्रक्रिया होती है उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। पुनः चक्रण। पुनः चक्रण को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। इसके लिए एक वस्तु से हम दोबारा से कोई भी कार्य के या फिर उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। जैसे कि हमने पुराने बचे हुए कागज से कोई लुगदी बनाकर कागज का मुखौटा बना लिया। अब आ जाता है पाठ का सारांश। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। पाटा मतलब भरा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बनाए दिए जाते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज को पुनः चक्रण संभव है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज की उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। न तो प्लास्टिक कम हो सकती है, न ही हमारा जो कांच के टुकड़े हैं वे कम हो सकते हैं। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा के निपटान के उपाय खोजने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय नंबर 16 समाप्त होता है। अब आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? प्लास्टिक, कांच या फिर चमकीले कागज ऐसे पदार्थों को लाल केंचुए कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त अन्य जीव को भी देखा? यदि हाँ तो उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए तथा चित्र भी बनाइए। कंपोस्ट के गड्ढों में बहुत सारे अलग प्रकार के जंतु भी दिखाई देते हैं, जैसे कि सादे कीड़े हो सकते हैं, चींटी हो सकती है, चींटे हो सकते हैं। उनके चित्र इस प्रकार देखिए जैसे कि यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। चर्चा कीजिए। क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? नहीं, कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि ये हम सभी का उत्तरदायित्व है। हम जितना कम कचरा फैलाएंगे उतना हमें कम निपटान की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमें रिसाइकिल करने के बारे में सोचना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, मतलब कि एक वस्तु को जितना हो सके अधिक से बार प्रयोग करना चाहिए तथा बिना वजह कचरे को फैलाने से बचना चाहिए। दूसरा प्रश्न है चर्चा करने के लिए। क्या कचरे में निपटान से संबंधित समस्या को कम करना संभव है? हाँ, कचरे में निपटान से संबंधित समस्या को कम करना संभव है यदि हम पहले से ही कचरा फेंकते समय उसको अपने स्थान पर डालें। जैसे कि हमने रिसाइकल होने वाले कचरे को एक जगह पर डालेंगे, रिसाइकल न होने वाले कचरे को एक जगह पर डालेंगे, तो बाद में इनका निपटान में उतनी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? इसका जो आंसर होगा वो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई क्या कर सकता है, उनको जानवरों को डाल सकता है, कोई ऐसे कूड़ेदान में फेंक सकता है, कोई उसको किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने में प्रयोग कर सकता है। फिर आता है अगला प्रश्न। यदि आपको एवं आपके मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? देखो, नॉर्मली क्या होता है, प्लास्टिक की प्लेट को प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर हम अपने पर्यावरण के बारे में सोचते हैं तो हमें केले के पत्ते को चुनना चाहिए, क्योंकि केले के पत्तों को आसानी से कंपोस्ट किया जा सकता है तथा वे ज्यादा कचरा भी नहीं फैलाते। और प्लास्टिक के अंदर गर्म खाना खाने से क्या होता है, हानिकारक पदार्थ उसके अंदर मिल जाते हैं। केले के पत्तों में ऐसा नहीं होता है, तो हम केले के पत्तों को चुनेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए इनमें किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो इसमें भी हम कर सकते हैं, जिन कागज के ऊपर ज्यादा मात्रा में चमक या फिर मोटे दिखाई देंगे उनका हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते, या फिर जो प्लास्टिक के कागज होते हैं, प्लास्टिक के समान चमक दिखाई देते हैं, उनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। किंतु जो कागज आसानी से खुरदरे होते हैं उनको हम पुनः चक्रण आसानी से कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गए या फिर हमारे नोटबुक के पेपर हो गए। लेंस की सहायता से कागजों के उन टुकड़ों का प्रेक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न में एकत्रित किया था। क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनः चक्रित कागज की शीट में कोई अंतर देखते हैं? देखो यहाँ पर जैसे कि दर्शाया गया है, इन दोनों की दोनों शीट में इस प्रकार का अंतर दिखाई देता है। एक जगह की सतह खुरदरी होती है तथा दूसरी की सतह चिकनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5। पैकिंग में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, समूह में चर्चा कीजिए।
तो हमें क्या करना है, समूह में ये चर्चा करनी है कि कौन कौन सी वस्तुएं जिनको हम पैकिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमने कहीं से कोई ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया वो हमारा पैकिंग में आएगा। दूसरा, अगर हमारे खाने की चीजें हैं, जैसे कि होटल के पैक किया हुआ खाना हो गया हमारा, या फिर किसी दुकान से हमने चिप्स कुरकुरे या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, दूध के पैकेट आते हैं, तो ये सारी क्या है, पैकिंग में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। इनका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, दूध का पीने के लिए किया जाता है, कपड़ों का पहनने के लिए किया जाता है, ब्रेड का प्रयोग हम सुबह खाने के लिए करते हैं। तो इनकी हमें सबको चर्चा करनी है। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। जैसे कि मार्केट से कपड़े लेने जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन में कपड़े मंगाते हैं, तो उनकी पैकेजिंग में क्या होता है, इनको 2 या 3 बार पन्नी के अंदर या फिर पॉलिथीन के अंदर पैक किया जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम उसको सीधे अपने थैलों में रखकर ला सकते हैं, या फिर उसको हम एक ही पैकिंग के अंदर या कागज की पैकिंग के अंदर भी ला सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मार्केट से हम सब्जियां लेने जाते हैं, तो सब्जियां लेने के लिए हम अपने थैले का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, पैकेजिंग की मात्रा को कम किया जा सकता है। पैकेजिंग में कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय में अपनी एक कहानी लिखी। तो ये कहानी आप सभी को सोचनी है कि जैसे जैसे पैकेजिंग बढ़ती जाएगी तो कचरे की मात्रा कैसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि पैकेजिंग जब होएगी तो उससे कचरा आएगा, क्योंकि पैकेजिंग के अंदर पॉलिथीन का प्रयोग किया जाएगा। पॉलिथीन को हम फेंक देते हैं और इस प्रकार जितनी ज्यादा पैकिंग होगी इतनी ज्यादा पॉलिथीन का वेस्ट होएगा और उतना ज्यादा कचरा बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह की हमें एक कहानी बनानी है जो कि आपको स्वयं ही बनानी होगी। जैसे कि ऊपर बताई गई थी कि वो एरोप्लेन बना रहा था, उसको बार बार वायुयान बनाकर फेंक देता था तो उससे कचरा इकट्ठा हो गया था। उसी प्रकार की अपने एक स्वयं की कहानी बनानी है। पदार्थों का जाएगा, जैसे कि केमिकल्स होते हैं हमारे जितने भी। क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है, कैसे? अगर फसलों के अंदर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो वे रसायन भोजन के द्वारा हमारे शरीर तक भी पहुंचते हैं और हमारे शरीर को रोग उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन उसके स्थान पर अगर हम कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या फिर नॉर्मली बनी हुई खाद हो सकती है, उसका प्रयोग करेंगे तो उससे हानिकारक जितने भी केमिकल्स होंगे वो हमारे शरीर में नहीं पहुंचेंगे, तथा वो एक प्राकृतिक तरीका होता है फसल के उत्पादन को बढ़ाने का। तो इसलिए कंपोस्ट का उपयोग ही उत्तम होता है रासायनिक उर्वरक के स्थान पर। तो अध्याय नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।